फोकस करते हैं स्वावलंबन पर और नैतिक शिक्षा पर। उन परिवारों में जाकर के सेवा कार्य, जिसे हम सेवा बस्ती कहते हैं, उन परिवारों में जाकर के सेवा कार्य करते हैं जिनको कभी पीछे कभी जो है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य नहीं किया गया जी। वो जिस स्थिति में थे उनको उसी स्थिति में रखा गया। संघ को ब्लेम करने का मतलब यह है कि आप अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे उनकी राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाना जी। अगर कोई लगा देता है कि नहीं वो एंटी नेशनल थे, अगर उनको कह दिया जाए तो उसी तरह से आप संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि उतना बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हुआ कलाम जी जैसा जी। वही संगठन है। संघ केवल और केवल और केवल राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचता है। एक अच्छा काम करके, हम कह रहे हैं आप कपड़ा पहने हुए हैं, किसी दुकान से आपने खरीदा होगा, किसी व्यवसायी ने ही आपको दिया है, लेकिन अगर 2000 रुपये आपसे उसने लिया है और आपका जो सामान आपने खरीदा उससे आप संतुष्ट हैं और वो 10 साल 5 साल चलने वाला है तो आपको संतुष्टि मिली, तो आप उस दुकानदार को गाली नहीं देंगे। सेम शिक्षा में भी है कि जो हम आपसे ले रहे हैं शुल्क के रूप में, उसका अधिकतम आपको वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो राष्ट्र प्रेमी बच्चा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई बच्चा अनाथ है जी और हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अच्छे नंबरों से पास करता है तो भी हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और कोई बच्चा पहले से यहाँ पढ़ रहा है, उसके साथ परिवार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी आर्थिक सहयोग पहुँचाते हैं। और 12वीं तक की क्या, ग्रेजुएशन, हमारा डिग्री कॉलेज भी है तो ग्रेजुएशन तक की उसकी शिक्षा निःशुल्क रहती है। अच्छा। कोई बच्चा 100% अटेंडेंस ला रहा है तो भी हम उसकी पूरी फीस वापस कर देते हैं। अच्छा। 95% के ऊपर किसी बच्चे का नंबर आ रहा है तो भी उसकी फीस वापस हो जाती है। नहीं तो अंग्रेज क्या बुरे थे, देश का विकास तो कर ही रहे थे। 300 साल पहले जो पुल बनाया आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनको रहने देते, गुलामी में भी हम जी सकते थे। कपड़ा हम उन्हीं का बताया हुआ पहन रहे हैं, डाइनिंग टेबल उन्हीं का बताया हुआ प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी हम बोल ही रहे हैं, अंग्रेजियत का बहुत जबरदस्त बोलबाला है इस समय। सब विद्यालय हम भी चला रहे हैं, वहाँ भी लोग अंग्रेजी में बात करना ही अच्छा समझते हैं। अभिभावक को अगर बच्चे को अंग्रेजी ना आए थोड़े दिन में तो कहने लगता है आपके अंग्रेजी का माहौल नहीं है। तो अंग्रेजी गई है, अंग्रेजियत नहीं गई है, अंग्रेज चले गए। तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। हर घर जन धन योजना के माध्यम से गरीबों तक का खाता खोल देने वाली बात, अगर ऐसा करना जुमलेबाजी है तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। अगर हर घर में सिलेंडर जल चला गया, मेरी चाची, मेरी अम्मा, इन लोगों ने तो देखा नहीं है जो ये बात करते हैं। मैं अपने घर में अपनी आजी को फुकनी लेकर के आग जलाते देखा हूँ, अपनी अम्मा को देखा हूँ। अगर वो उनकी आँख खराब हुई समय से पहले तो धुआं फूकते फूकते। अगर उनको सिलेंडर दे देना उज्ज्वला योजना के माध्यम से जुमलेबाजी है तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। अगर महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती थी शौच की वजह से, नहीं जा पाती थी, उनको अपनी वो प्राकृतिक दबाव है, रोकना पड़ता था कि नहीं दिन में कहाँ जाएं। 43 डिग्री टेम्परेचर तब भी होता था और दिन में तमाम लोग देखते भी हैं। महिलाएं अंधेरा होने का इंतजार करती थी शौच जाने के लिए। अगर हर घर में शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री जी ने सोचा और किया तो जुमला था, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। हमारे सैनिक, मेरे गांव का एक बेटा सैनिक है, मैंने उससे पूछा, हमने बेटा कैसा लग रहा है इस समय तुम त्रिपुरा में पोस्टेड हो? उसने कहा चाचा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है एकदम, हमें आदेश है कि देखते ही गोली मार दो, कोई भी उग्रवादी दिखे देखते ही गोली मार दो। अगर ये जुमलेबाजी है तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़े हैं शिक्षा से, शिक्षा जगत से हैं। आपसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपसे जो बातचीत हुई उसमें ये समझ में आया कि आप अपने स्कूल में पढ़ने वाले, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रवाद की ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानने समझने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेवा भारती के काशी प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी से। तो इस वीडियो की शुरुआत हो उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे एक्सपोज टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, हमारा चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है
तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए QR कोड के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं राहुल सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत धन्यवाद मुनेश जी। आप सेवा भारती के काशी प्रांत अध्यक्ष हैं और सेवा भारती, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेवा के लिए है, जो नाम में भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सेवा भारती का एक्चुअल कार्य है क्या। बहुत अच्छा आपने, हाँ, सेवा भारती जो कि देशव्यापी संगठन है और अभी तो विश्वव्यापी हो चुका है जी। इंटरनेशनल स्तर पे भी सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। तो सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, एक शाखा है, और जिसकी तमाम शाखाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हैं, उसमें से एक सेवा भारती भी है। और हम फोकस करते हैं स्वावलंबन पर और नैतिक शिक्षा पर। उन परिवारों में जाकर के सेवा कार्य, जिसे हम सेवा बस्ती कहते हैं, उन परिवारों में जाकर के सेवा कार्य करते हैं जिनको कभी जो है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य नहीं किया गया जी। वो जिस स्थिति में थे उनको उसी स्थिति में रखा गया, चाहे उनको आप कुछ भोजन पहुंचा दिए या उनको आर्थिक सहायता दे दिए, उनको घर बनवा के दे दिए वगैरह वगैरह। ये पिछली सरकारें भी थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन कभी किसी का ध्यान ये नहीं गया कि इनको मेन स्ट्रीम से जोड़े, बताएं राष्ट्र है क्या, वंदे मातरम है क्या, राष्ट्रवंदन है क्या, के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाना है कि आप मेरे कृपा पात्र मत रहिए, आप स्वयं में खड़े होइए, अपना व्यापार खड़ा करिए या आप शिक्षा लेकर के रोजगार करिए, नौकरी करिए और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करिए। तो ऐसा हमने मैं 2018 से इस पद पर हूँ और अभी 6 सालों में अपने अत्यंत कर्मठ सहयोगियों के सहयोग से करीब करीब हम 50 महिलाओं को रोजगार दिला चुके हैं। और अभी हमारा एक स्वरोजगार केंद्र में हमने शुरू किया है रोहनिया ब्लॉक में, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 50 महिलाएं जो दूध पैदा कर रही हैं, वो अमूल को दिया जा रहा है वो दूध। और इसके अतिरिक्त बढ़िया प्योर सरसों का तेल है और शुद्ध आटा है, गेहूं का मिक्स आटा है जो आजकल डिमांड है, ये भी पैदा कर रही हैं वो महिलाएं। और इतने खुश होकर हमारे यहाँ आती हैं, वो पहुँचाती हैं जिनको कि परिवार ने तिरस्कृत कर दिया था, जिनके पति शराबी हैं या कुछ अन्य व्यसन है घर में, घर बर्बाद होने का कगार पे था, वो फिर से उठ के खड़े हो गए हैं ऐसे। और उन घरों के बच्चों को भी हम संस्कारित करते हैं, जिसका नाम ही है संस्कारशाला। उस संस्कारशाला में उन बच्चों को ले आते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क चिकित्सा इत्यादि सब करने का कार्य सेवा भारती करती है। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया ये संघ का एक संगठन है तो संघ के ऊपर आरोप ये लगता रहता है कि ये एक विशेष तबके को या एक विशेष जो जैसे जातियों में हमारा समाज बटा, तो मेरा ये पूछने का मतलब ये है कि हम किन जातियों को आप सेवा दे रहे हैं, अगर आप कहना चाहें जो क्योंकि जातियों में बटा है और इसकी राजनीति बहुत ऐसा है कि संघ को हम राजनीति से दूर रखें तो ही अच्छा है जी। संघ को ब्लेम करने का मतलब यह है कि आप अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे उनकी राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाना जी। अगर कोई लगा देता है कि नहीं वो एंटी नेशनल थे, अगर उनको कह दिया जाए तो उसी तरह से आप संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि उतना बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हुआ कलाम जी जैसा जी। वही संगठन है। संघ केवल और केवल और केवल राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचता है। सेवा, समर्पण और त्याग, इन सब जितने अच्छे इस तरह के शब्द हैं, सबका पर्यायवाची अगर कोई है तो वो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इससे अधिक मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कभी जाति धर्म का भेद करके संगठन ने कार्य नहीं किया। और यहाँ तक कि मुझे कितने मेरे साथी सेवक हैं स्वयंसेवक जिनके बारे में मैं नहीं जानता, ये जानता हूँ ये मोनेश जी हैं, मैं राहुल जी हूँ, ये श्रीवास्तव जी हैं और ये सिंह साहब हैं। इस तरह की बात हमारे संगठन में होती ही नहीं है और ना ही धर्म संबंधी कोई बात होती है, किसी धर्म को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना। हाँ, अगर आप ज्यादती करेंगे जी, आपको ये पता चलेगा कि हमारी इस बस्ती में हमारे कुछ भाई बहन रहते हैं जो गरीब हैं, तो उनको पैसे का प्रलोभन देके अगर आप धर्म का उनके परिवर्तन करेंगे, हमारे सनातन पे हमला करेंगे, हिंदुत्व पे हमला करेंगे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग है जिसको हम धर्म जागरण मंच कहते हैं। धर्म जागरण के लोग जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई कमी है तो हमको छोड़ के जा रहे हो। मेरा सगा भाई अगर मुझे छोड़ के जा रहा है तो एक बार उससे पूछेंगे ना कि भाई हमसे क्या
त्रुटि हो गई, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ करके, जी। बस वही पूछने का काम करते हैं। उसकी जो शिकायत होती है उसको दूर करने का काम करते हैं। अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो जीवन उसका है, जहाँ जाना चाहेगा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक प्रलोभन पे हम जाने नहीं देना चाहते। जी जी। जब जैसे मेरा एक सवाल था वो थोड़ा सा पीछे रह गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि और उन दर्शकों के लिए जो संघ के विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने भी संघ के बारे में थोड़ी जानकारी जो जुटाई है, तो उसमें राष्ट्रवाद सबसे प्रथम होता है। हाँ, जो एक समाज है कि वो दलित हैं, ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, तो जिनको आप सेवा दे रहे हैं, जिन महिलाओं का आपने नाम लिया है, वो किस तबके से आती हैं, ताकि हमारी जनता जो सुन रही है वो ये समझ सके कि हाँ, कहीं मैंने भेदभाव फिर दिख नहीं आपसे रहा है। कहा कि वो शोषित वंचित हैं, वो किसी भी तबके की, किसी भी जात की हो सकती। ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण सुखी हैं, जी ऐसा नहीं कि सारे बैकवर्ड, जिनको ये सरकार ने किया है सवर्ण और बैकवर्ड और इसकी जी, बातें, जी, जी, SC ST वगैरह वगैरह, ये हमारा संघ में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे जिस जाति जिस धर्म के लोगों की सेवा करिए, बस वो पीड़ित शोषित वंचित होना चाहिए। इसका आकलन तो आप स्वयं कर सकते हैं। ये आप सामने उसके परिवार में जाएंगे, मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जी इसका आकलन करने के लिए किसी की गरीबी का आकलन करने का मुझे अधिकार नहीं है, ईश्वर ने दिया है। धन वैभव सब कुछ ईश्वर देता है, गरीबी भी ईश्वर देता है, बीमारी भी ईश्वर देता है, तो उसका हमें आकलन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम जितना कर पाते हैं, जो हमें प्रेरणा ऊपर से मिलती है, ऊपर मतलब भगवान से, उस प्रेरणा के आधार पर जितना कर पाते हैं, जाकर के खोजते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सेवा बस्ती बनाते हैं। अब जो उसमें आना चाहता है स्वेच्छा से, उसको ले आते हैं। अब कोई कहेगा नहीं हम आपकी सेवा बस्ती में आएंगे ही नहीं, मेरे अंदर ये मन में सोच है, तो उसको जबरदस्ती करके हम सेवा बस्ती में नहीं ले आते। हम जाके वहाँ राष्ट्रगान करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी मेरे साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गाइए। जी बिल्कुल, यही काम है सेवा भारती का। अच्छा, आपने भी एक टर्म यूज किया, सेवा बस्ती। जी, ये क्या चीज़ है? सेवा बस्ती ऐसी बस्तियां जहां पर विभिन्न नगरीय बस्तियां, नगर के आसपास जो भी हमारे टाउनशिप है, जी उसमें बस्तियां होती हैं। कहीं एक पर्टिकुलर समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए मलिन बस्ती है, जी तो हमारे जो सफाई कर्मी ज़्यादा वहीं जाके रहते हैं। या काशी राम आवास योजना बनाया मायावती जी। ने, वहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ चले गए। उसके अतिरिक्त अभी ये ग्रामीण जो शहर का बाहरी हिस्सा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जो अभी शहर भी है और गांव भी है। हाँ। तो ऐसी बस्तियों में हम जाते हैं। सेवा बस्ती का मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया लोकेट करते हैं कि अच्छा ये 2 किलोमीटर की पेरिफेरी में जो भी लोग रहते हैं, इनके विकास पे हमें काम करना है। मान लीजिए मेरा ये क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में 10 ऐसे लोग रहते हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छे पेशे में हैं। उन 10 लोगों को लेकर के बाकी 100 लोग हैं जो थोड़ा सा विपन्न हैं, उनका आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा सकें या अन्य कार्य कर सकें, अच्छे से खा पी सकें। कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो इन 10 लोगों से सहयोग मांगकर उन बाकी 100 लोगों को पहुंचाना, 90 लोगों को पहुंचाना, मतलब एक समाज में समता लाने का कार्य सेवा बस्ती हम लोग इस पे चुनते हैं कि उनको बच्चों को अगर शिक्षा नहीं लेने जा रहे हैं तो उनको प्रेरित करना कि नहीं तुम स्कूल जाओ, सरकारी स्कूल में ही पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे हो, वहाँ बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे उसको अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा चाहिए तो वहाँ भेजते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसके बाद अगर और अच्छा कर रहा है, लग रहा है कि नहीं ये मेडिकल इंजीनियरिंग में बच्चा निकल सकता है, तब उसको हम निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जो हमारी सेवा भारती करती है, उसमें हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है। अच्छा। तो प्रकल्प पे हमारे स्थान है इसका, वो भी देते हैं। मान लीजिए उस बस्ती में रहने वाले लोग 500 रुपये फीस दे के डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो हमारे पास निःशुल्क सेवा चिकित्सा का व्यवस्था है। एम्बुलेंस है, अगर उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उस एम्बुलेंस से हम उनको अस्पताल में पहुंचाएंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। विभिन्न योजनाएं जो जिनसे उनको लाभ मिल सके, जो न पढ़े लिखे होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण उन योजनाओं के बारे में जानते नहीं हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जुड़े हुए हैं शिक्षा से भी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइएगा, उस माध्यम से भी आप किस तरीके से सेवा कर रहे हैं? देखिए, मैं 1996 में इस विद्यालय हमारा चल रहा था संत अतुलानंद जी के नाम से, 1980 से पिताजी ने शुरू किया था। मैंने 95-96 में अपनी नौकरी छोड़ करके पिताजी को हाथ बटाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया। तो जब यहाँ आया तो छोटा सा विद्यालय था और उन्होंने शुरू ही किया था विद्यालय को सेवा करने माध्यम बना करके कि हमें विद्यालय के माध्यम से समाज की सेवा करनी है।
अब चूंकि विद्यालयों का उसमें शुल्क लेके हम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि विद्यालयों का व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा काम करके, हम कह रहे हैं आप कपड़ा पहने हुए हैं, किसी दुकान से आपने खरीदा होगा, किसी व्यवसायी नहीं आपको दिया है, लेकिन अगर 2000 रुपये आपसे उसने लिया है और आपका जो सामान आपने खरीदा उससे आप संतुष्ट हैं और वो 10 साल 5 साल चलने वाला है, तो आपको संतुष्टि मिली, तो आप उस दुकानदार को गाली नहीं देंगे। सेम शिक्षा में भी है कि जो हम आपसे ले रहे हैं शुल्क के रूप में, उसका अधिकतम आपको वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो राष्ट्र प्रेमी बच्चा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके मन में भाव क्या है, केवल नौकरी करने के लिए वो शिक्षा ले रहा है या उस शिक्षा के माध्यम से समाज में, जो सेवा भारती का मैंने आपको बताया, तो शिक्षित तभी कहा जाएगा, ज्ञानी तभी कहा जाएगा जब उसके अंदर पीड़ा हो, उसके अंदर समाज की सेवा करने का जज्बा हो। तो हम अपने विद्यालय में बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि नहीं, तुम 10 नंबर कम पाओ लेकिन तुम्हारे आगे से कोई दुखी व्यक्ति निकलने ना पाए, ऐसा भाव लेके समाज में जाओ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि शिक्षा भी सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है और बिना अच्छी शिक्षा के कोई सेवा कर ही नहीं सकता है। जी, अच्छा भी जैसे आपने बताया जो आपका अपना शिक्षा का ग्रुप है, उसमें सारे लोग एक समान तो नहीं होंगे कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती, लेकिन पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल में, तो उनके लिए भी क्या आपका कुछ स्कीम या कुछ ऐसे मदद की? बिल्कुल है, और बहुत सारे स्कीम है, एक स्कीम नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा अनाथ है जी और हमारे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट को अच्छे नंबरों से पास करता है तो भी हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और कोई बच्चा पहले से यहाँ पढ़ रहा है, उसके साथ परिवार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी आर्थिक सहयोग पहुँचाते हैं। और 12वीं तक की क्या, ग्रेजुएशन, हमारा डिग्री कॉलेज भी है, तो ग्रेजुएशन तक की उसकी शिक्षा निःशुल्क रहती है। अच्छा, कोई बच्चा 100% अटेंडेंस ला रहा है तो भी हम उसकी पूरी फीस वापस कर देते हैं। अच्छा, 95% के ऊपर किसी बच्चे का नंबर आ रहा है तो भी उसकी फीस वापस हो जाती है। तो मतलब ये स्कॉलरशिप ओवरऑल मतलब शुरू से हाँ, शुरू से हर क्लास में चल रहा है। अच्छा, अच्छा, तो जैसे कोई बच्चा 6 में हमारे आइटम्स टेस्ट होता है, अथलॉन टेस्ट ऑफ मेरिट फॉर स्कॉलरशिप, उस टेस्ट को अगर किसी बच्चे ने 6 में क्लियर कर लिया तो 6, 7, 8 3 साल चलेगा। फिर 9th में टेस्ट देना होगा उसको, 9th में क्लियर कर लिया तो 9 to 12 चलेगा। अच्छा, फिर वो 11th का 10th का रिजल्ट आता है, 9 10th के बाद 10th का रिजल्ट आता है, उसमें 95% के ऊपर नंबर लाया। श्रेणियाँ बनी हुई हैं, 90% के, 85% के का इतना, 90 का इतना, 95 का इतना। 95 के ऊपर जो ही बच्चे लाते हैं उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ़ रहती है। अच्छा, तो ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं। ये हम ऐसा नहीं कि ये हम कहीं से अपने घर का खजाना लुटा रहे हैं, ये सब अभिभावकों का ही दिया गया पैसा है, लेकिन उसी को सही जगह खर्च करने का ही मेरा काम है। दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट यही होता है। और हम चाहें तो उस पैसे से बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड भी घुमा सकते हैं या उनको विभिन्न ट्रिप करा सकते हैं, उनको होटल में पार्टी दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये करने से अच्छा है कि इस छात्र, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आपके मन में आए कि ठीक है फीस मैंने दिया पूरी, लेकिन मैं 70% ही नंबर लाया, लेकिन मेरा दोस्त राहुल जो है वो 95 लाया, वो मेरे से, वो आर्थिक रूप से उसके पिता कमज़ोर भी हैं और मेरे से ज़्यादा उसने मेहनत भी किया था, तो मेरे फीस में से ही इसको स्कॉलरशिप के रूप में अगर कुछ शुल्क मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों को ये बताते हुए करता हूँ कि बेटा, जो 50 में से 5 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, ये तुम्हारी ही फीस में से काट के इनको दिया जा रहा है। हम चाहे तो पूरे विद्यालय की फीस कम कर दें, जी जी जी, 10% पूरे विद्यालय की कम कर दें, स्कॉलरशिप ना दें, तो मेरिट को प्रमोट कैसे करें? तो बच्चों के अंदर एक दूसरे के सहयोग करने की भावना भी पैदा होती है। अभिभावक को भी अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, चलो भाई हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मिल बांट के खाते हैं। और इससे एक सार्थक प्रतिस्पर्धा भी आती है। सार्थक प्रतिस्पर्धा बच्चों में आती है। आप बड़ी लाइन खींचिए, अगर आपको जीतना है तो उनसे बड़ी लाइन खींचिए, दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास मत करिए। अभी एक आगे सवाल पे बढ़ें तो जैसे इस समय चुनाव चल रहा है और ये चुनाव मैंने जो महसूस किया है कि इससे पहले यानी 2014 से पहले या उसके पहले की बात करें तो चुनाव जनता नहीं लड़ती थी, लेकिन अब जो है जनता का एक बड़ा ही सॉलिड इन्वॉल्वमेंट है चुनाव में। इस पे आपका क्या कहना है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव जो है वो बहुत ही, मुझे लगता है कि जो हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं,
विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिस धर्म के हैं उसी अनुसार अपनी पूजा पाठ करते हैं, उतना ही पवित्र ये पर्व है। और मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ कि अगर कोई किसी के यहाँ कोई देहांत हो जाए, मुझे बताए कि मेरे फला फला का ऐसे देहांत हो गया, शायद मेरी आंख में आंसू ना आए, लेकिन अगर किसी सैनिक के बारे में पता चलता है कि वो वहाँ 2 सैनिक शहीद हो गए, तो मेरी आंख भर आती है। अब ये मेरी बनावट में डिफेक्ट है, या मेरी सोच में डिफेक्ट है, या मेरे पालन पोषण में डिफेक्ट है, दैट आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्र अगर है सुरक्षित, तो फिर हम सही है। तो जनता, राष्ट्र के बारे में ही जनता सोचती है, जनता भी यही जानती है, सोचती है कि नहीं हमारा राष्ट्र सेफ हो, लेकिन कुछ भोले भाले लोगों को बहका लिया जाता है कि तुम पटेल हो, पटेल को वोट करो, तुम श्रीवास्तव हो, श्रीवास्तव को करो, तुम याकूब हो तो शाहिद को करो, वगैरह वगैरह, तुम सिंह हो तो सिंह को करो, वगैरह वगैरह, ये बातें होती हैं। मैं नहीं कहता, किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन इतनी सोच तो हर शिक्षित व्यक्ति, इवन अशिक्षित व्यक्ति के मन में होनी चाहिए कि नहीं हमारा देश है तभी हम हैं। नहीं तो अंग्रेज क्या बुरे थे, देश का विकास तो कर ही रहे थे। 300 साल पहले जो पुल बनाया आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको रहने देते, गुलामी में भी हम जी सकते थे। कपड़ा हम उन्हीं का बताया हुआ पहन रहे हैं, डाइनिंग टेबल उन्हीं का बताया हुआ प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी हम बोल ही रहे हैं। अंग्रेजियत का बहुत जबरदस्त बोलबाला है इस समय, सब विद्यालय हम भी चला रहे हैं, वहाँ भी लोग अंग्रेजी में बात करना ही अच्छा समझते हैं। अभिभावक को अगर बच्चे को अंग्रेजी ना आए थोड़े दिन में, तो कहने लगता है आपके अंग्रेजी का माहौल नहीं है। तो अंग्रेजी गई है, अंग्रेजियत नहीं गई है, अंग्रेज चले गए। ऐसे माहौल में हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि जब इतना लड़ भिड़ के हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया है, तो सोच की आज़ादी तो होनी चाहिए। जनता को सोचने दीजिए, आप बहकाइए मत, अपने कामों से प्रूव करिए, जनता को चुनने दीजिए जो आपको चुनना है। जाति और धर्म के नाम पे झूठे प्रलोभन दे करके बहकाने वाले को सीधे सीधे फांसी दे देनी चाहिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा क्लियर संदेश है कि आप व्यापार करने के लिए झूठ बोलिए, एक बार समझ में आता है। अपना सामान आप नकली बना के बेच रहे हैं, हालांकि वो भी राष्ट्रद्रोह है, लेकिन चलिए आपको माफ़ी दी जा सकती है। लेकिन देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करें, ये बात गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी 10 साल से लगे हुए हैं, एक वृद्ध नेता है, 70+ हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और मैं उनको एज ए भाजपा नेता बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए प्रधानमंत्री उनके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, कि इतने वरिष्ठ नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको जुमलेबाज कह दिया गया, उनको चोर कह दिया गया, चौकीदार चोर है। तुम जिससे 20 साल छोटे हो, अपने से 20 साल के बड़े वरिष्ठ नेता को, जो 3 बार का मुख्यमंत्री रहा किसी प्रदेश का, उसको चोर कहने वाला व्यक्ति को माफी दी जानी चाहिए क्या? बिल्कुल, वो तुम्हारे पिता तुल्य है। मैं कौन चोर कहा ये नहीं, इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चोर कहने वाले को माफी देनी चाहिए क्या? आप जनता हैं, आप बताइए। बिल्कुल नहीं, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, आप बताइए, माफी देनी चाहिए क्या कभी भी? दूसरी बात, जुमलेबाज कह रहे हैं। अगर देश की सबसे लंबा पुल बनाना जुमला है, तो मैं प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। अगर देश की सबसे लंबी सुरंग बनाना जुमला है, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। अगर हिमालय के ऊपर अभी तक जितनी सड़कें बनी थी, सारा रिकॉर्ड तोड़ करके पूरा हिमालय कनेक्ट कर दिया गया सड़कों के जाल से, 4 लेन 2 लेन, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। पूरे देश को अगर एक नेटवर्क में, सड़कों के नेटवर्क से बांध देना जुमला है, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। हर घर जन धन योजना के माध्यम से गरीबों तक का खाता खोल देने वाली बात, अगर ऐसा करना जुमलेबाजी है, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। अगर हर घर में सिलेंडर चला गया, मेरी चाची, मेरी अम्मा, इन लोगों ने तो देखा नहीं है जो ये बात करते हैं। मैं अपने घर में अपनी आजी को फुकनी लेकर के आग जलाते देखा हूँ, अपनी अम्मा को देखा हूँ। अगर वो उनकी आँख खराब हुई समय से पहले, तो धुआं फूकते फूकते। अगर उनको सिलेंडर दे देना उज्ज्वला योजना के माध्यम से जुमलेबाजी है, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। अगर महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती थी शौच की वजह से, नहीं जा पाती थी, उनको अपनी वो प्राकृतिक दबाव है, रोकना पड़ता था कि नहीं दिन में कहाँ जाएं, 43 डिग्री टेम्परेचर तब भी होता था, और दिन में तमाम लोग देखते भी हैं। महिलाएं अंधेरा होने का इंतजार करती थी शौच जाने के लिए। अगर हर घर में शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री जी ने सोचा और किया, तो जुमला था, तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। जाति और धर्म में बांटकर देश को कमजोर करने का काम करना, उससे हटाना
और उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र हित के बारे में बात करिए। हमारे सैनिक, मेरे गांव का एक बेटा सैनिक है, मैंने उससे पूछा, हमने बेटा कैसा लग रहा है इस समय तुम त्रिपुरा में पोस्टेड हो? उसने कहा चाचा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है एकदम, हमें आदेश है कि देखते ही गोली मार दो, कोई भी उग्रवादी दिखे देखते ही गोली मार दो। अगर ये जुमलेबाजी है तो प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। जाइए आप विभिन्न सेक्टरों में जाके पूछिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ और फरेब का व्यापार करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको देश का विकास डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सर वो तो देखिए भैया, वो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ। और मोदी जी ने भी कहा भी है कि उसी से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, राइट, कई जगहों पे। हाँ। अच्छा, आप जैसे मोदी जी का इतना समर्थन करते तो राजनीति में भी आने का आपका कोई विचार है? नहीं, मैं स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक था, स्वयंसेवक रहूंगा। मेरे राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। राष्ट्रनीति करता रहूंगा जी, राजनीति नहीं। मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रनीति करनी है। मतलब हर बच्चा, हर भाई, हर बहन, हर माँ, हर बेटी ये सोचे कि देश प्रथम। जी, मैं बिना खाए रह लूंगा, लेकिन अगर देश हमारा लड़ रहा है, युद्ध छिड़ गया है, तो अपने पास जो कुछ भी है, अगर देश हमारा मांगता है, प्रधानमंत्री मांगते हैं, राष्ट्र रक्षा मंत्री मांगते हैं, तो हम सब अर्पण करके भूखे मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन देश के सैनिक हमारे जीत जाएं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया था। जी। अब तो वो नेता ही समाप्त हो गए ऐसे। अच्छा, ऐसा ऑफर आता है आपके पास कि अब भी आइए राजनीति में? नहीं, डायरेक्टली ऐसा ऑफर नहीं आता, लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग, मेरे और जो मुझे प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि आपको आना चाहिए, तो देश में अच्छे लोग राजनीति करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा भाई, अच्छे राजनीतिक पैदा करना भी तो एक काम है। एक चीज़ भैया जोड़ूंगा मैं ये भी मेरा भी अनुभव है, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, या जब से मैं कहूँ कि मैंने जब से होश संभाला है, तब से एक चीज़ दिखी है कि राजनीति बहुत गंदी है। और 2014 के बाद मैं ये बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते उनका समर्थन नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में ये परिवर्तन ज़रूर आया है कि अब अच्छे लोग दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको क्या जाना चाहिए? मैंने कहा ना कि मेरा राजनीति में जाना मतलब आप एमएलए या एमपी बन के कोई काम करें, ये आवश्यक नहीं है। आप अगर झाड़ू लगाते हैं उसी को पूरे मन से लगाइए, तो भी आप राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं जो काम मुझे समाज ने दिया है, सेवा भारती का कार्य मुझे संगठन ने दिया है, मैं उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ, तन मन धन से। समाज ने मुझे विद्यालय चला रहा हूँ, उसमें नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं, सफलता मिल रही है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अभिभावक मेरी सराहना करते हैं, अभिभावक मुझसे प्यार करते हैं, मेरे प्रति मेरे एक आवाज़ पे मेरे 10,000 अभिभावक हरदम खड़े रहते हैं। तो यही मेरी कम सफलता है। तो मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं? ईश्वर ने जहां मुझे सफलता दी है उसी को राम राम जपने दीजिए। वहां जा करके पता चला हम डाइल्यूट हो गए अपने कर्म से, ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए, तो इसका लाभ क्या होगा? इसलिए मैं डायरेक्टली राजनीति में नहीं जाना चाहता, राष्ट्रनीति में हमेशा रहूँगा और अपनी बात को मुखरता से कहने का साहस रखूँगा, चाहे मेरा व्यापार चले चाहे ना चले, मेरा काम चले चाहे ना चले। मेरे गांव का खेत कोई नहीं ले लेगा, मैं जाके खेती करके खा लूँगा, लेकिन कभी दब के नहीं रहूँगा। ना अपने बच्चों को मैं ऐसा बनाता हूँ। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे को मैं कहता हूँ कि अपनी बात रखने का दम रखो अपने अंदर, बस गलत ना हो, करो ना करने दो। राजनीति में कहें या जब से आज़ादी मिली है, जातिवाद सबसे चरम पे रहा है, और इधर जातियों का जो राजनीति थी उसका थोड़ा सा टुकड़ाव हुआ है। मतलब कि जातिवाद की जो राजनीति हो रही थी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। एक ऐसा नेतृत्व मिला है, उसके लिए कहें, या जो जाति की राजनीति करते थे उनके छवि की वजह से? नहीं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद राजनीति शुरू हुई। जी, राजनीति शुरू हुई तो एक परिवार की विरासत बन गई। 17 साल तक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी, 17 या 13 साल जो भी रहा हो, मुझे टेन्योर याद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बने। 15 साल के करीब थे। 15 साल। इसके बाद बीच में एक 2 साल के लिए 1-2 प्रधानमंत्री आए, फिर इंदिरा जी आ गई, 15 साल वो रही। इंदिरा जी के बाद फिर राजीव जी आ गए। तो मतलब एक परिवार की, जैसे कि राजशाही खत्म हुई, लेकिन एक 100-200 राजाओं को मार के एक परिवार राजा बन गया। और कहने के लिए लोकतंत्र था, केवल कहने के लिए प्रजातंत्र था, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत से कार्य ऐसे किए, विकास भी किया कांग्रेस ने, लेकिन इन्होंने देश को अशिक्षित और कमजोरी रखा ताकि जनता
मतलब ये देखे कि बस पंजे पे मुहर लगाना है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, गरीबी दूर कर दोगे तो अशिक्षित हो जाए, सब शिक्षित हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, तो कोई आपकी क्यों सुनेगा जी। तब तो उसकी अपनी सोच काम करने लगेगी। ये बदलाव 2014 के बाद आया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से जब इसकी स्थापना हुई है, जब लगा हेडगेवार जी को कि अरे ये तो देश यार गलत हाथों में चला गया है, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। और अब हमारा 100वां वर्ष चल रहा है, तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना की इसी विचार से कि नहीं, हम अपने राष्ट्र को कमजोर नहीं होने देंगे, किसी एक परिवार की विरासत नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि धीरे 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 अब जातिगत, इस समय उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2 राज्य ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश में, जहाँ जाति की भावनाएं काम करती हैं। बाकी अन्य राज्यों में लगभग समाप्त हो गई है, जाति की भावना काम नहीं करती। जो शिक्षित हो जाएगा वो इन भावनाओं से ऊपर उठ जाएगा। तो हमें सबसे पहला काम करना है, सरकार को भी यही करना है कि शिक्षा सही मायने में सब तक पहुँचे। केवल शिक्षित किताब पढ़ के डिग्री लेके नहीं, जो पहले हमारी पूर्व की सरकारें उत्तर प्रदेश में भी डिग्री खूब बांटी हैं, बट वो महत्वहीन डिग्रियां थी। ज्ञान देना जरूरी है, जी। अच्छा बुरा का आभास कराना जरूरी है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को बताइए कि जातिगत बातें ना करें और जाति विशेष के लिए कोई दुर्भावना ना हो और किसी जाति विशेष का फेवर ना करिए। जब आप इस स्थान पे पहुंच जाए कि नहीं, आप कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, तो हमेशा निष्प्रिय होकर करिए और जो अच्छा हो, जो सही हो वो करिए, जी। न्याय करिए। पॉलिटिकल मुद्दों पे भी आया जाए तो अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इंडी गठबंधन और एनडीए जो है, इन दोनों के सामने आप चुनौती क्या देखते हैं? और आप संघ से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सिंपैथी तो है ही है भाजपा की तरफ, लेकिन क्या इंडी गठबंधन को आप देखते हैं कि कहीं पे वो स्टैंड कर पाता है, या जो एनडीए है और जो मोदी जी का फेस है वो कुछ करिश्मा कर रहा है हर बार? मोनेश जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं जी, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो एक आम जनता जो सोचती है उसके तरह से मैं जवाब देना चाहूँगा इस पे कि आपने कॉकटेल शब्द सुना होगा। कॉकटेल आजकल मॉकटेल, कॉकटेल चलता है, कई फलों का रस मिला के बनाते हैं जूस, तो बोलते हैं मॉकटेल। और जब आप विस्की और ये रम इत्यादि मिलाते हैं इसको तो बोलते हैं कॉकटेल है। तो कॉकटेल बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन प्योर तो प्योर ही होता है जी। तो ये कॉकटेल गठबंधन जो है, जिसमें दूध और शराब का मिश्रण किया गया है कॉकटेल का मतलब विभिन्न प्रकार की शराबें मिला दीजिए आप, चलिए ठीक है, शराब मिला दिया आपने, जिसको जो पीते हैं पी रहे हैं, लेकिन दूध और शराब मिला के आप कौन सा तेल बना रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहर बना रहे हैं, जहर ही बनेगा ना। तो जहर, ये जहर आप समाज को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सबको 1 लाख रुपया देंगे, या विभिन्न प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, कहाँ से ले आएंगे, कैसे देंगे, इनको बजट की कोई जानकारी नहीं है, देश की आर्थिक समृद्धि के बारे में कुछ पता नहीं है। किसी तरह तो देश इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इस हालत में आया है कि हम लोगों को बुला के देश को दिखा सकें कि आओ हमारा देश घूमो, यहाँ भी कुछ है। ऐसा नहीं है कि ये जो पहले 70 सालों में ये सपेरों का देश बनाया गया था, आइए अब देखिए अब हमारा देश क्या है। वी हैव मैनी एक्सप्रेसवेज, वी हैव मैनी 4 lanes, वी हैव मैनी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ है देश के पास। और प्राकृतिक जो हमारी विरासत थी, पहले की जो चीज़ें थी, तो विरासत के साथ साथ विकास हुआ है, विरासत को संभालते हुए विकास हुआ है। यही खासियत है एक अनुभवी नेता की। और सो कॉल्ड, हम उनको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन भाई मान लीजिए उन्हीं की सरकार आ गई तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल होगा। इसलिए मैं उनके लिए क्या कहूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि इनको अपने वरिष्ठ का सम्मान करना जिसको नहीं आता, वो देश का क्या सम्मान करेगा। जी। जो इतने वरिष्ठ प्रधानमंत्री को, इतने वरिष्ठ नेता को, जो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहा हो और संघ का स्वयंसेवक रहा है, मेरे हमारे गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, सभी अनुभवी नेता हैं। जो शीर्ष के 8-10 नेता आप देखेंगे तो इन सब के पास बहुत तगड़ा जीवन का अनुभव है जी। और समाज को समझने का इनके पास एक वो है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी, मतलब कितने टर्म से सांसद हैं हमें तो याद भी नहीं है, 7 बार से ऊपर है। हाँ, तो वो 27 साल की उम्र से सांसद रहे। योगी जी जैसा नेता आप क्या सोच सकते हैं, जिस पार्टी में मजाक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्योटो छोड़कर
और बाकी सारी 79 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। मतलब आप मजाक समझ रहे हैं? जो कभी ग्रेस मार्क से पास हो रहा है वो डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है कि मुझे 90% नंबर मिलेगा। आप पहले ग्रेस मार्क से पास हुए हैं। बहुत पीक पे जब अन्य पार्टियां थी तो भी ये यूपी में 28-30 सीट ही ला पाए हैं और अब 80 सीट जीत जा रहे हैं। तो मजाक मत करिए। चुनाव इतनी गंभीरता से हमारा एक नेता, वरिष्ठ नेता लगा हुआ है, घूम के देश भर में लोगों को अपनी बातें कह रहा है, आप हल्के में ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं घूम करके। तो इसको अब लड़के हैं, गलती हो जाती है उनके, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग इस तरह के अमेच्योर के हाथों में देश देने की अभी स्थिति नहीं है। दे शैल वेट फॉर कमिंग 10 years। 5 साल मोदी जी ये टर्म करेंगे तो उसमें हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड और पीओके और 2-3 और ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको कवर कर ले। मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के इंडी गठबंधन के वरिष्ठ और नए सभी नेताओं से हाथ जोड़ करके उनसे आग्रह करता हूं कि इस बार आप लोग बैठ जाइए, मत लड़िए चुनाव। जो जितनी सीटें बची हैं 5 साल मोदी जी को बन जाने दीजिए और ये सारे ज्वलंत मुद्दे दूर कर लेने दीजिए। आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, केवल वही कर पाएंगे। और इसके बाद 5 साल और दीजिएगा ताकि जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको और सशक्त ढंग से लागू कर दिया जाए, हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र बन जाए। फिर जैसे एक पिता करता है कि पहले बिजनेस को चमकाता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, अपनी मेहनत करके आपका संसाधन पैदा करता है, फिर अपने पुत्र को दे देता है कि लो भाई तुम अब संभालो, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। मोदी जी स्वयं आप लोगों को राजगद्दी दे देंगे, आप लोग बन जाइएगा। लेकिन अभी 10 साल तक कृपया थोड़ा शांत धैर्य बनाए रखिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि एक अगर राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो रोजगार और महंगाई ये एक बड़ा इशू रहा है और हमेशा से रहा है, ये कभी खत्म हुआ नहीं है और जैसा है वो लगता भी नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। इसी को तो लेके विपक्ष इस समय जंप ही कर रहा है। तो बात आपकी सही है मोनेश जी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, जब उसको आपकी बीमारी समझ में नहीं आएगी तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको टेंशन है। और चाहे भिखारी हो और चाहे अंबानी हो, टेंशन हर व्यक्ति को है। और किसी भी समय किसी भी सरकार की अगर एंटी इनकम्बेंसी बात करनी है तो आप महंगाई और बेरोजगारी की बात करिए। भीषण मतलब विशालकाय जनता और बहुत बुरी ढंग से बढ़ती हुई आबादी को रोजगार दे पाना आसान नहीं है। और सरकारी नौकरी तो अब मिलेगी ही नहीं, बहुत कम हो जाएगी सरकारी नौकरी। अधिक लोगों को भर्ती दिया जा सके इसीलिए अग्निवीर योजना मोदी जी ले आए, क्योंकि पहले सैनिकों की भर्ती सीमित थी, क्योंकि उनको पूरा लाभ देना था हमको जीवन भर का, तो इतनी दिन तक भर्ती दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अधिक लोगों को रोजगार मिले इसलिए अग्निवीर योजना आई। उसका विरोध कर रहे हैं कि अग्निवीर खत्म कर देंगे, जनता को बहका रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तो मजाक कर रहे हैं, ये लोग जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। दे आर जस्ट मेकिंग फूल। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जाति में बटी जनता को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नेता सही कह रहा है, सबको रोजगार, सबको घर में पैसा। मजाक है ये जी। मैं अभी आपसे कह दूं कि मोनेश जी, मैं आपको कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। आप कहे नहीं राहुल भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री बना देंगे जी। और आप अपने घर का सारा पैसा ला के हमको दे दीजिए। अभी किस तरह फोन आते हैं, फ्रॉड फोन आते हैं कि आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है, इस खाते में 1000 भेजिए जी। आप 1000 भेज दिए, फिर 1000 कहेंगे नहीं 1000 और भेजिए, 1000 और भेज दिए, 1 लाख आया नहीं। तो ऐसे जुमलेबाजों का, माने फालतू बात करने वालों का कोई मतलब नहीं है। और देश का विकास जो हो रहा है ये किसी की नज़र से छुपा नहीं है। और महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। सबकी सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई किसी के घर से नहीं बढ़ती है। जब तेल महंगा होगा जो कि हम बाहर से लाते हैं, 95% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ बाहर से हमें लानी है, उसका कीमत जब बढ़ेगी तो हमारे यहाँ उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का खर्चा भी बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, दाम बढ़ता जाएगा। ये विश्वव्यापी है, कोई भारतवर्ष में ही नहीं है महंगाई। फिर भी हमारी सरकार ने, हर विभाग ने काम किया है। इवन मौसम विभाग ने भी काम किया है 10 सालों में, सही जानकारी देता है कब बारिश होने वाली है। इसके पहले तो मौसम विभाग आप जानते ही नहीं थे क्या होता है जी। ऐसे तमाम हैं। आपदा प्रबंधन आप देख लीजिए, एनडीआरएफ देख लीजिए, कितना एनडीआरएफ ने कितने लोगों की जान बचाई है। ये सारे सुप्ता अवस्था में जो हमारे देश के संगठन पड़े हुए थे, इन सबको जगाने का काम किया है वर्तमान सरकार ने। और रही बात महंगाई, बेरोजगारी की, तो ये हर समय ज्वलंत मुद्दा रहेगा। टेंशन आपको हर समय रहेगी, ये जाने वाला नहीं है। जितने रोजगार पैदा होते हैं उससे अधिक बेरोजगार फिर आ जाते हैं लाइन में।
तो कहाँ तक करेंगे। जी। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो, अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं, उनको रोजगार अवश्य मिलेगा। धीरे 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 इसकी प्लानिंग चल रही है। और रोजगार का डेटा आपको पता करना है तो आप ईपीएफओ ऑफिस चले जाइए, कितने लोगों को नौकरी मिली आपको उसी से पता लग जाएगा कि क्या ईपीएफओ में रजिस्टर्ड पहले जितने लोग थे अभी भी उतने ही हैं, उससे घटे हैं कि उससे बढ़े हैं। यू विल कम टू नो कि रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ईपीएफओ में सबका डाटा रहता है। जबकि बहुत पूरे कर्मचारियों का, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सारे कर्मचारियों का ईपीएफ नहीं काटती हैं, इसके बाद भी डेटा बढ़ा हुआ है और करोड़ों की संख्या में बढ़ा हुआ है, तो कहाँ से बढ़ गया वो रोजगार, कहाँ आया? करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है सर। अभी कहाँ की बात कर रहे हैं ये लोग? किस दुनिया में जीते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। सब मजा लेते रहते हैं, चुनाव के समय निकल के बाहर आ जाते हैं और मोदी जी को गाली देने लगते हैं। ये मेरे बात समझ में नहीं आती। इसके पहले कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोविड में कोई दिखाई नहीं पड़ा कोई नेता। कोविड में अकेले जो है मोदी जी सबको, जनता को समझा रहे थे, बता रहे थे। ठीक है, ये बातें हैं, समाज की अपनी सोच है, मैं सबकी सोच नहीं बदल सकता, लेकिन जो कम से कम समझदार हैं उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ के विनती आपके माध्यम से करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, एक बार और सोच समझ के निर्णय लीजिए। 1 लाख बार सोचिए, लेकिन मत अवश्य दीजिए, मतदान अवश्य करिए। चाहे आप बीमार हो तो दवा खा के करिए, लेकिन करिए जरूर। और कहाँ करिए ये आपके अपने दिल से पूछिए। इसके लिए मैं आपको जहाँ सही लगे जनता वहाँ करिए, जहाँ सही लगे वहाँ करिए। मैंने अपनी बात रख दी है, उसका निष्कर्ष निकालना लोगों का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हमने बात की राहुल सिंह जी से, और शिक्षा, सेवा और राजनीति, इन तीनों मुद्दों पे हमने बात की और उन्होंने अपनी बात खुल के रखी है। क्योंकि संघ से जुड़े हुए हैं इसलिए नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, जो भी उन्होंने कही हैं, वो कहीं ना कहीं दृष्टिगत है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।